हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीपेट प्रिपरेशन। सो स्टूडेंट्स, हमने फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट स्टार्ट किया था जिसमें हम कर रहे हैं जनरल फार्माकोलॉजी 1 जो कि बी फार्मेसी के 4th सेम का सब्जेक्ट है। इसके 2 पार्ट्स हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके आप पहले वो वीडियोस देखिए, उसके बाद आपको ये समझ आएगा। हम जो भी आपको करा रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू न्यू पीसीआई सिलेबस है एंड ये आपकी कॉलेज एग्जाम्स एंड जीपेट सिलेबस दोनों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट टॉपिक, बायो अवेलेबिलिटी। सो हम देखते हैं बायो अवेलेबिलिटी। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। द फ्रैक्शन ऑफ ए डोज ऑफ ड्रग दैट इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड रीचेज इन एन अनचेंज्ड फॉर्म इन द सिस्टमिक सर्कुलेशन इज कॉल्ड बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी हमारी क्या होती है? द फ्रैक्शन ऑफ डोज, कितनी डोज हमने बॉडी में ड्रग जो उसकी ली है वो एब्जॉर्ब हुई है फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और उसे रीच किया है किसने? सिस्टमिक सर्कुलेशन में वो पहुंच चुकी है। सो इसका मतलब हुआ कि जब भी हम किसी भी डोज को, किसी भी ड्रग को एज अ किसी भी डोसेज फॉर्म में लेते हैं, या तो वो एंट्रल या फिर पेरेंट्रल, तो उसके बाद उसका सबसे फर्स्ट स्टेप होता है कि उसका एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन हमारा कहाँ पे होता है? ब्लड में होता है। तो जब भी वो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लड तक पहुंचती है, ब्लड हमारा जो है सिस्टमिक सर्कुलेशन है, इसमें ब्लड को बोला हुआ है, तो जब भी वो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लड में पहुंचती है तो उसकी कितनी अमाउंट हमारे ब्लड तक पहुंचती है उसे हम बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। और इसको बोल सकते हैं द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब फ्रॉम इट्स डोसेज फॉर्म। कितनी हमारी जो ड्रग है वो एब्जॉर्ब हुई है डोसेज फॉर्म से। हम बार बार पढ़ते हैं इस वर्ड को, बायोअवेलेबिलिटी। तो इसको हम आज अच्छे से पढ़ेंगे कि बायोअवेलेबिलिटी एक्चुअल में होता क्या है। तो एक्चुअल में बायोअवेलेबिलिटी क्या हुआ कि हमारी कितनी डोसेज, कितनी ड्रग की कितनी डोज हमारी जो है वो ब्लड तक पहुंची है, एब्जॉर्ब हुई है ब्लड में, तो इसे हम बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे बायो अवेलेबिलिटी कर्व है, हम इसको पढ़ेंगे कि क्या होता है बायो अवेलेबिलिटी कर्व। तो इसे हम प्लॉट करते हैं टाइम अपॉन में प्लाज्मा ड्रग कंसेंट्रेशन। एक साइड हम टाइम लेते हैं और एक साइड लेते हैं हम प्लाज्मा ड्रग कंसेंट्रेशन। और इस ग्राफ को हम जब प्लॉट करते हैं तो जब भी कोई नॉर्मल हम ड्रग लेते हैं तो उसका ग्राफ ऐसे बनेगा। जो ये हमने ग्राफ बनाया हुआ है इस तरीके से उसका ग्राफ बनेगा अगर हम किसी भी डोज को लेते हैं। तो इसमें हमने ये ब्लू लाइन शो की हुई है मिनिमम इफेक्टिव कंसेंट्रेशन। मिनिमम इफेक्टिव कंसेंट्रेशन मतलब कम से कम कितनी डोज पे, ड्रग की कितनी डोज पे जो हमारी बॉडी है वो इफेक्ट शो करेगी, जो थेरेप्यूटिक एक्शन है वो थेरेप्यूटिक एक्शन शो करेगी कितनी कंसेंट्रेशन पे उस ड्रग की, मिनिमम कितनी कंसेंट्रेशन। तो ये हो गया मिनिमम इफेक्टिव कंसेंट्रेशन। और ये हमने रेड लाइन जो डिनोट की है वो हमारा बताता है मैक्सिमम सेफ कंसेंट्रेशन, MSC। मतलब कितनी कंसेंट्रेशन तक कोई भी ड्रग है जो हमारी बॉडी के लिए सेफ है, कि हम इतनी कंसेंट्रेशन तक उस ड्रग को अपनी बॉडी में इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे मैक्सिमम सेफ कंसेंट्रेशन। अगर हम मैक्सिमम सेफ कंसेंट्रेशन से ऊपर पहुंच गए तो वो हमारा टॉक्सिक लेवल हो जाता है और वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है कि इतनी ड्रग की कंसेंट्रेशन हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होगी तो वो इस लाइन से ऊपर आएगा। और जो इस लाइन से नीचे आएगा वो सब थेरेप्यूटिक लेवल। अगर कर्व इस लाइन से नीचे है तो मतलब उस ड्रग का अब तक हमारी बॉडी पे कोई थेरेप्यूटिक इफेक्ट नहीं है, कोई भी इफेक्ट नहीं है हमारी बॉडी पे उस ड्रग का। जब भी हम इस कर्व को ड्रॉ करते हैं तो ये ऐसे ऐसे जाता है। तो जब तक ये इस ब्लू लाइन से नीचे होगा तो मतलब इससे अब तक कोई भी थेरेप्यूटिक इफेक्ट इसने शो नहीं किया हुआ। ये सिर्फ हमारी बॉडी में अभी गई है बट इसका कोई भी एक्शन शो नहीं हुआ। बट जब ये इससे ऊपर पहुंच जाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये होती है हमारी थेरेप्यूटिक विंडो। जो ब्लू लाइन से रेड लाइन तक का एरिया होता है वो थेरेप्यूटिक विंडो होती है, मतलब जिसमें हमारी जो ड्रग है वो थेरेप्यूटिक एक्टिविटी शो करेगा। इस लाइन से लेके यहाँ तक ये हो गया हमारी थेरेप्यूटिक विंडो की। इतनी देर तक उसने, इतने टाइम तक इस ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ये ड्यूरेशन ऑफ एक्शन हो मतलब इतने टाइम तक उस ड्रग ने हमारी बॉडी में थेरेप्यूटिक एक्टिविटी है जो वो शो किया है, एक्शन शो किया है। यहाँ पे हमारा हो जाता है टर्मिनेशन ऑफ एक्शन। जो हमारा एक्शन है वो टर्मिनेट हो जाता है। अब जो ड्रग है वो दोबारा से काम करना बंद कर देगी और उसका जो लेवल है वो डिक्रीज होता रहता है हमारी बॉडी ब्लड लेवल में, और वो एलिमिनेशन की तरफ चला जाता है, एलिमिनेट होने लग जाती है। और लास्ट में हमारे यहाँ पे एलिमिनेशन फेज होता है कि वो ड्रग है जो वो हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो गई, एक्सक्रीट आउट हो गई। तो ये हुआ हमारा बायोअवेलेबिलिटी कर्व। और बायोअवेलेबिलिटी कर्व का हमारी जो एक फॉर्मूला होता है कि
AUC यानी एरिया अंडर कर्व। अगर हम ओरल से लेते हैं तो ओरल का एरिया अंडर कर्व निकालेंगे, और अगर IV से लेते हैं तो IV का एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व क्या होता है? हमारा जो भी हमने ये कर्व बनाया है, जो भी इसके नीचे का एरिया, मतलब कितना एरिया, ये वाला जो एरिया होएगा ये हमारा होएगा एरिया अंडर कर्व। ये सारा हमारा एरिया अंडर कर्व आएगा। तो इसका ये फॉर्मूला होता है निकालने का, बायोअवेलेबिलिटी निकालने का। और हम हमेशा पढ़ते हैं कि जो ओरल होता है, ओरल की जो हमारी बायोअवेलेबिलिटी होती है वो कभी भी 100% नहीं होती है, और जो IV है उसकी हम अप्रोक्स 100% मानते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जब भी हम ओरली किसी भी ड्रग को लेते हैं तो उसमें काफ़ी सारे स्टेप्स से होकर गुजरना पड़ता है। उसे सबसे पहले क्या होता है? डिसोल्यूशन होता है। जो हमारी ड्रग है वो स्टमक में जाके डिसोल्व होती है, फिर वो डिसइंटीग्रेट होती है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को शो करती है। लीवर से जब वो गुजरती है तो उसे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म शो करना पड़ता है। इसकी वजह से जो हमारी ब्लड ड्रग की कंसेंट्रेशन होती है वो कम हो जाती है, और जब तक वो ब्लड में पहुंचती है तो उसकी कंसेंट्रेशन जितनी हमने ली थी उससे काफ़ी कम हो जाती है। इसलिए इसकी जो बायोअवेलेबिलिटी है वो कभी भी 100% नहीं होती है। बट जब भी हम किसी भी ड्रग को IV से लेते हैं तो उसकी हमने 100% मानी जाती है, क्योंकि जो हमारे IV के इंजेक्शंस होते हैं वो हम सीधा ब्लड में इंजेक्शन लगाते हैं, और वो ड्रग है जो सीधा डायरेक्ट हमारे ब्लड तक पहुंचती है। तो इसलिए हम इसकी जो बायोअवेलेबिलिटी है उसे 100% बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन होता है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा बायोअवेलेबिलिटी। इसको हमने खत्म कर दिया। आई होप कि आपको समझ आया होगा, और अगर आपको कोई भी कमी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना कि हमें ये कमी है, प्लीज़ हम उसको पूरी करने की कोशिश करेंगे। ना स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। हमारे इस चैप्टर में काफ़ी सारी डेफिनेशंस हैं जिसे हम एक एक करके पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले हमारा ड्रग टॉलरेंस। द टॉलरेंस में बी डिफाइंड एज अनयूजुअल रेजिस्टेंस टू द ऑर्डिनरी डोज ऑफ ए ड्रग। जब भी हमारी बॉडी किसी भी ड्रग के लिए रिस्पॉन्स करना बंद कर देती है, उसके लिए रेजिस्टेंस हो जाती है उसकी उस पर्टिकुलर डोज के लिए, तो उसे हम बोलते हैं टॉलरेंस। इसका कोज क्या होता है? कॉन्टिन्यूस एंड रेगुलर यूज ऑफ ड्रग। अगर हम किसी भी ड्रग को बार बार कॉन्टिन्यूस में यूज करते रहेंगे, उसका बार बार यूज करते रहेंगे रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम पे, तो हमारी जो बॉडी है उसके लिए उसके लिए रिस्पॉन्स शो करना वो बंद कर देती है। इसी बोलते हैं हम ड्रग टॉलरेंस। इफ द सेम इफेक्ट इज रिक्वायर्ड, द हायर डोज ऑफ ड्रग विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड इफेक्ट। सो इस लाइन को समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल है कि अगर हमें किसी भी ड्रग की पहले 500 mg डोज पे एक्स रिस्पॉन्स शो हो रहा था, तो वही टॉलरेंस के बाद हमें उसका जो वो सेम रिस्पॉन्स है वो 800 mg पे शो होएगा। मतलब हमें उसकी डोज बढ़ानी पड़ेगी, उसे 500 mg से 800 mg करना पड़ेगा एक्स रिस्पॉन्स करने के लिए, जो कि हमें पहले भी उतना ही रिस्पॉन्स शो हो रहा था और अब भी। तो हमें इसकी डोज बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो 500 mg की डोज पे टॉलरेट हो चुकी है, उसको टॉलरेट करने लग चुकी है, उस पर अब वो एक्शन शो नहीं करेगी। तो सेम इफेक्ट इज रिक्वायर्ड। अगर आपको सेम इफेक्ट चाहिए तो हायर 500 से 800 mg ड्रग विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड इफेक्ट। ठीक है, तो ड्रग टॉलरेंस है जो हमारी 3 टाइप की होती है मेनली, नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड क्रॉस टॉलरेंस। सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल ड्रग टॉलरेंस क्या होती है। द स्पीसीज और इंडिविजुअल इज लेस सेंसिटिव टू अ गिवन रिंग। ये हमारे पर्टिकुलर किसी भी स्पीसीज में या फिर किसी भी एक इंडिविजुअल में हो सकती है। ऐसा नहीं कि उस ड्रग को जो भी रहेगा उसके साथ होएगा, सबकी बॉडी टू बॉडी ये डिफर करती है। तो ये किसी भी एक इंडिविजुअल में या एक स्पीसीज के लिए होती है कि अगर कोई भी जो पेशेंट है वो उस ड्रग से सेंसिटिव है, लेस सेंसिटिव है, उसको उसका इफेक्ट नहीं होता है, तो उससे हम बोलेंगे नेचुरल टॉलरेंस। जैसे रैबिट्स होते हैं जो वो टॉलरेंट होते हैं एट्रोपिन से, उनके ऊपर एट्रोपिन का कोई भी असर नहीं होता है, कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। तो रैबिट्स हमारे एक स्पीसीज है ना, तो इस वजह से ये एक स्पीसीज में हो सकती है या फिर किसी भी एक इंडिविजुअल में भी हो सकती है। ऐसे हाइपर रिस्पॉन्सिव पीपल फॉर बीटा ब्लॉकर, कई जो पीपल्स होते हैं वो बीटा ब्लॉकर के लिए हाइपर रिस्पॉन्सिव होते हैं, मतलब उसके लिए वो रिस्पॉन्स शो नहीं करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है एक्वायर्ड, रिजल्ट ऑफ रिपीटेड यूज ऑफ ड्रग्स। ये हमारी एक्वायर्ड होती है, जो मेनली देखी जाती है कि अगर हम किसी भी ड्रग का बार बार यूज करते हैं, बहुत ज्यादा कॉन्टिन्यूस यूज करते हैं, तो उसकी वजह से हमारी जो बॉडी है वो अडेप्ट हो जाती है उस ड्रग के लिए, और वो ड्रग टॉलरेंस कोज करती है। इसके एग्जांपल्स हो जाते हैं CNS डिप्रेसेंट। अगर हम बार बार CNS डिप्रेसेंट लेंगे तो हमारी बॉडी उसका जो असर है वो होना बंद हो जाएगा। अल्कोहल, जैसे जो भी बंदे होते हैं, जो भी पर्सन
होते हैं जो अल्कोहल से एडिक्ट होते हैं, उन्हें क्या होता है कि पहले वो कम डोज पे अल्कोहल का इंटेक करने लगते हैं, उस पर उन्हें असर हो जाता है, बट जैसे जैसे वो बार बार यूज करते रहते हैं तो काफी हाई डोज पे भी उन्हें अल्कोहल का असर नहीं होता है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है अल्कोहल की वजह से। तो ऐसे उनमें क्या हो जाता है, ड्रग टॉलरेंस, अल्कोहल के लिए उनकी टॉलरेंस है जो वो बढ़ जाती है। एनाल्जेसिक एक्शन ऑफ मोर्फिन, ये भी हमारे इसका एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है क्रॉस टॉलरेंस, टॉलरेंस टू वन ड्रग ड्यू टू सम अदर ड्रग ऑफ सेम फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। इसमें हमारे क्या होता है कि अगर हमें किसी एक ड्रग से हमारी बॉडी है जो वो उसमें ड्रग टॉलरेंस हो गई है एक ड्रग की वजह से, तो क्या होगा, उसी ड्रग के सेम फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी की जो अदर ड्रग होगी उसे भी हम हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा, ड्रग टॉलरेंस हो जाएगा। मतलब या अगर हमने इसमें एग्जांपल देखते हैं, अगर हम अल्कोहल ले रहे हैं बहुत ज्यादा और अल्कोहल के लिए हम टॉलरेट हो चुके हैं, मतलब कि अडेप्ट हो चुके हैं, ड्रग टॉलरेंस हो चुकी है हमें अल्कोहल की, तो अगर हम उसके बाद बारबिटूरेट्स या अदर एनेस्थेटिक्स जो ड्रग्स है वो लेंगे तो हमें उसके लिए भी ड्रग टॉलरेंस होगी, उनका भी हमारी बॉडी पे कोई असर नहीं होएगा। तो ये होता है कि क्रॉस टॉलरेंस, किसी एक ड्रग की वजह से दूसरे ड्रग के लिए हम ड्रग टॉलरेंस क्रिएट हो जाती है, उसका इफेक्ट शो नहीं होता है। तो ये हो गया हमारा ड्रग टॉलरेंस। नेक्स्ट हम देखते हैं ड्रग डिपेंडेंस। ड्रग डिपेंडेंस इज द बॉडीज फिजिकल नीड और एडिक्शन टू स्पेसिफिक एजेंट। जब हम किसी भी एक स्पेसिफिक एजेंट के लिए हमारी जो बॉडी है वो एडिक्ट हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं ड्रग डिपेंडेंस। जिसमें मेनली एग्जांपल तो हमारे पास अल्कोहल का ही होता है, क्योंकि यही हम डेली यूज में देखते हैं कि जो पीपल हैं वो एब्यूसिव यूज करते हैं, अल्कोहल का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, उसकी वजह से उन पर कोई भी असर नहीं होता है और वो उसके बिना रहना मुश्किल हो जाता है। उन्हें ये होता है कि हाँ हमें इस टाइम चाहिए है तो चाहिए है, उनकी जो बॉडी है उस चीज को अडेप्ट कर लेती है और वो हर रोज उस चीज की रिक्वायरमेंट हो जाती है। हमारी बॉडी है जो, अगर हम कोई भी चीज अपनी बॉडी को हर रोज देने लग जाएंगे तो हमारी बॉडी उसके लिए अडेप्ट हो जाएगी, उसे लगेगा कि हाँ ये मेरी बॉडी के लिए हर रोज जरूरी है, ये बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, तो उसकी बॉडी में क्या होएगा, कुछ ऐसे इफेक्ट आते हैं जिनकी वजह से उन्हें लगेगा कि हाँ हमारी बॉडी को इस चीज की नीड है और वो उसका बहुत ज्यादा रेगुलर और कंटिन्यूअस यूज करने लग जाते हैं। तो स्टॉपिंग द यूज ऑफ ड्रग कैन रिजल्ट इन स्पेसिफिक विड्रॉल सिंड्रोम्स। अगर हम उस ड्रग को छोड़ने की कोशिश करते हैं तो हमारी बॉडी क्या विड्रॉल सिंड्रोम्स शो करती है, जिसकी वजह से हम उसे छोड़ नहीं पाते। और ये विड्रॉल सिंड्रोम्स क्या होते हैं कि बहुत ज्यादा हमें चक्कर आने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा भूख लगने लग जाती है, वॉमिटिंग हो जाती है, नोजिया की कंडीशन हो जाती है। तो ये सारे जो हमारे विड्रॉल सिंड्रोम्स होते हैं, अगर हम किसी भी ड्रग के लिए एडिक्ट हो चुके हैं और अगर हम उसे छोड़ने की कोशिश करते हैं तो हमारी जो बॉडी है वो विड्रॉल सिंड्रोम शो करती है, जिसकी वजह से हम उसे इजीली छोड़ नहीं पाते हैं। तो ड्रग डिपेंडेंस के हमारे एग्जांपल्स आ जाएंगे एक्सेसिव यूज ऑफ हीरोइन एंड अल्कोहल। सो ये हमारा हो गया ड्रग डिपेंडेंस। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है टैकीफाइलैक्सिस। द रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स एट शॉर्ट इंटरवल्स प्रोड्यूसेस लेस इफेक्ट इज कॉल्ड टैकीफाइलैक्सिस। ये भी हमारे टॉलरेंस की जैसा ही होता है और हम इसे एक्यूट टॉलरेंस भी बोल सकते हैं। एक्यूट टॉलरेंस मतलब ये बहुत ज्यादा जल्दी हो जाता है और ये हमारे किस वजह से होता है, वही हमारे रिपीटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग एट शॉर्ट इंटरवल्स। अगर हमारे कोई दवाई है जैसे हमारे कई दवाई होती है जिसमें हम मिथेनॉल का यूज करते हैं और जो पीपल अल्कोहल के लिए अब्यूज होते हैं तो वो क्या करते हैं, उस दवाई को बार बार बहुत कम टाइम के इंटरवल में बार बार उसको यूज करना शुरू कर देते हैं, जो कि डॉक्टर ने हमें नहीं बोला। डॉक्टर ने हमें उससे 2 बार बोला है, ट्वाइस इन डे बोला है, तो वो क्या करेंगे, उसको बार बार बहुत ज्यादा डोज में लेना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि वो उसके लिए अब्यूज हैं। तो इसे हम बोलते हैं टैकीफाइलैक्सिस और ये बहुत ज्यादा हमारी जल्दी हमारी बॉडी में हो जाता है। जैसे जो ड्रग टॉलरेंस हमने पढ़ा था वो बहुत देर में होता है, काफी बार अगर हम उसे लेते हैं उसके लिए हमें 1-2 साल भी लग जाते हैं, बट जो टैकीफाइलैक्सिस होता है वो हमारे शॉर्ट इंटरवल पे हमें हो जाता है और इसे इसलिए हम एक्यूट टॉलरेंस भी बोलते हैं। इट कांट बी ओवरकम इमीडिएटली बाय इंक्रीज द डोज ऑफ ड्रग। डिपेंडेंस में हमने क्या किया था कि 500 mg से 800 mg डोज करती थी, उसकी वजह से हमें उसका एक्शन था वो दोबारा से शो हो गया। बट टैकीफाइलैक्सिस में ऐसा नहीं होता है, हमें धीरे धीरे करके ही डोज बढ़ानी पड़ती है और उसकी वजह से हमें दोबारा उसका एक्शन शो होना स्टार्ट होता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी हो जाती है और इसको ठीक करने में हमें काफी टाइम लग जाता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं एक्यूट टॉलरेंस। और इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे एफेड्रिन, एम्फेटामाइन और टायरामिन, जो हमारी मेडिसिन होती हैं, ड्रग्स होती है, उनको अगर हम बहुत ज्यादा शॉर्ट इंटरवल्स पे लें
रिपीटेडली उसका यूज़ करें तो इसकी वजह से हमें टैकीफाइलेक्सिस हो सकता है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है आइडियोसिंक्रेसी, ऑड बिहेवियर इन जेनेटिकली डिफरेंट पर्सन। हमारे जितने भी हम एनिमल्स हैं या फिर हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम जेनेटिकली एक दूसरे से काफ़ी डिफर होते हैं, जेनेटिकली ही हम एक दूसरे से मोस्टली डिफर करते हैं। तो हमारे जितने भी पॉपुलेशन है उसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप के पर्सन्स हैं। तो ये जो आइडियोसिंक्रेसी है ये एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए होता है कि जो कि किसी भी मेडिसिन या ड्रग के लिए ऑड बिहेवियर, अलग सा बर्ताव शो करता है, बिकॉज वो क्या है, जेनेटिकली डिफरेंट है वो पर्सन। तो ये किसी भी एक पर्सन के लिए हम बोलते हैं कि आइडियोसिंक्रेसी, ऑड बिहेवियर शो करना due to its genetically different person. It refers to on-to-word reactions of drug that occur in a small fraction of patients and have no obvious relationship to dose or duration of therapy. मतलब ये किसी भी एक काइंड के पर्सन के साथ ही होएगा, ऐसा नहीं है कि पूरी पॉपुलेशन में होएगा अगर वो उस ड्रग को शो कर रहा है। कोई भी एक पर्सन किसी भी ड्रग के लिए अगर वो डिफरेंट, उसके लिए अलग ही एक्शन शो कर रही है वो ड्रग उसकी बॉडी में, तो उसे हम बोलेंगे आइडियोसिंक्रेसी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है एलर्जी। इट इज द हाइपर सेंसिटिविटी और एन एबनॉर्मल रिएक्शन ऑफ द बॉडी अगेंस्ट फॉरेन इन्वेडर्स, पर्टिकुलरली पैथोजेंस। जब भी हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल एंटर होता है या फिर वो टच हो जाता है हमारी बॉडी से, स्किन से, तो हमारी जो बॉडी है वो हाइपर सेंसिटिविटी या फिर एबनॉर्मल बिहेवियर शो करती है, इसे हम बोलते हैं एलर्जी। द सब्सटेंसेस दैट ट्रिगर एलर्जी आर कॉल्ड एलर्जेंस। जो भी सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में एलर्जी कोज करते हैं उन्हें हम एलर्जेंस बोलते हैं, और इसके एग्जांपल्स हैं पोलन्स, डस्ट माइट्स, मोल्ड्स, डेंडर्स, ड्रग एंड सर्टेन फूड्स। जो एलर्जी है वो हमें किसी भी चीज से हो सकती है, या तो वो पोलन ग्रेन से हो सकती है, या फिर डस्ट पार्टिकल्स की वजह से हो सकती है, या फिर कोई भी ड्रग, पर्टिकुलर ड्रग हमने ले लिया वो हमारी बॉडी में रिएक्शन शो कर गई है, हाइपर सेंसिटिविटी अगर हमें उसकी वजह से, तो तब भी हमें एलर्जी हो सकती है। या फिर कोई भी हमने फूड का इंटेक कर लिया, जैसे कई बच्चे होते हैं जिनको गेहूं, वीट से, जो वीट के लिए वो हाइपर सेंसिटिव होते हैं, वीट की वजह से उन्हें एलर्जी हो जाती है, इसकी वजह से हमें उन्हें किसी और चीज का आटे की रोटी खिलानी पड़ती है, उसे वीट नहीं दे सकते। तो ये भी एक टाइप की एलर्जी है। या फिर किसी को डस्ट से एलर्जी होती है, कोई भी धूल मिट्टी की चीज, धूल मिट्टी में जाती उन्हें जो है स्नीजिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमारे साथ ही होती है एलर्जी, जिसे हम नॉर्मल अपनी लाइफ में देखते हैं। तो इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? इची आईज, रनी नोज, स्किन रैशेस एटसेट्रा। हमें एकदम से जो है स्किन पे रैशेस स्टार्ट हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे रेड रेड से धब्बे से हो जाते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं स्किन रैशेस। तो ये सारे हमारे एलर्जी के एग्जांपल्स थे, एलर्जी के सिम्टम्स थे। और एलर्जी जो हमारी बॉडी में काफ़ी नॉर्मल है, हम देखते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में, तो इसलिए इसे समझना इजी होगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं अब। सो स्टूडेंट्स, अब हमारी नेक्स्ट टर्म है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट, जिसे हम पूरी फार्माकोलॉजी में बार बार यूज करेंगे। तो हम देख लेते हैं कि ये क्या होते हैं। सबसे पहले है एगोनिस्ट। एगोनिस्ट इज अ मॉलिक्यूल दैट कैन बाइंड एंड एक्टिवेट अ रिसेप्टर टू इंड्यूस अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। एगोनिस्ट हमारा ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो कि हमारे रिसेप्टर के साथ बाइंड करके फार्माकोलॉजिकल एक्शन या फिर रिस्पॉन्स शो करता है। तो जैसे हमारे मान लो यहाँ पे एक रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर है, ये उसकी फॉर्म है, ये उसका फॉर्म है। तो जो भी एगोनिस्ट आएगा वो इसकी सेम शेप का होएगा, जो कि इसके अंदर एंटर हो जाएगा और हमारा जो है बायोलॉजिकल एक्शन शो करेगा। जो हमारा रिस्पॉन्स शो करेगा उसे हम बोलेंगे एगोनिस्ट। तो ये हमारा एगोनिस्ट है जो इसके साथ बाइंड होकर रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाएगा पर्टिकुलर साइट पे और हमारा बायोलॉजिकल एक्शन शो करेगा। उसके बाद हमारी टर्म है पोटेंसी। पोटेंसी क्या होता है? द अमाउंट ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट ऑफ गिवन इंटेंसिटी। कितनी हम अमाउंट ड्रग की किसी भी पर्सन को या फिर किसी भी पेशेंट को प्रोवाइड करें ताकि वो जो गिवन इंटेंसिटी का हमें इफेक्ट चाहिए है वो शो कर सके, तो उसे हम बोलते हैं उसकी पोटेंसी। ड्रग की पोटेंसी कितनी है कि हम उसकी कितनी अमाउंट दे रहे हैं किसी भी पेशेंट को। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है एफिकेसी। द एबिलिटी ऑफ ए ड्रग टू प्रोड्यूस ए मैक्सिमम रिस्पॉन्स। मतलब कितनी डोज पे जो ड्रग है वो कितना मैक्सिमम रिस्पॉन्स शो कर सकती है, वो होती है उसकी एफिकेसी। द एबिलिटी ऑफ ए ड्रग टू प्रोड्यूस ए मैक्सिमम रिस्पॉन्स। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है पार्शियल एगोनिस्ट। एगोनिस्ट हमने पढ़ा, अब है पार्शियल एगोनिस्ट। एगोनिस्ट हमने पढ़ा, अब है पार्शियल एगोनिस्ट। एगोनिस्ट दैट प्रोड्यूस लेस देन अ फुल रिस्पॉन्स व्हेन दे फुली ऑक्यूपाई देयर रिसेप्टर्स। इसमें हमारे क्या होता है कि रिसेप्टर के अंदर हमारा जो एगोनिस्ट है वो फुली
बाइंड तो कर जाता है बट उसका जो एक्शन है वो हाफ शो करता है या फिर लेस शो करता है, जितना उसे पहले एगोनिस्ट में करना चाहिए था उससे वो कम एक्शन शो कर रहा है, तो उसे हम बोलेंगे पार्शियल एगोनिस्ट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है एंटागोनिस्ट। इट इज अ मॉलिक्यूल विच ओपोजेस द एक्शन ऑफ एगोनिस्ट। हमारा कोई भी मॉलिक्यूल जो एगोनिस्ट के एक्शन को अपोज करेगा उसका उल्टा एक्शन शो करेगा। अगर वो किसी चीज को बढ़ा रहा है तो एंटागोनिस्ट उसे कम कर देगा, अगर ये किसी चीज को कम कर रहा है तो एंटागोनिस्ट उसे बढ़ा देंगे, तो इसे हम बोलेंगे एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट्स आर ड्रग्स दैट बाइंड्स टू रिसेप्टर्स बट डू नॉट प्रोड्यूस अ सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ रिसेप्टर स्टिमुलेशन। ये क्या करते हैं, हमारे जो एगोनिस्ट होता है ना, एगोनिस्ट को जहाँ पे बाइंड करना था रिसेप्टर पे उसी की जगह पे बाइंड कर जाते हैं, बट जो एक्शन एगोनिस्ट शो कर रहा था वो एक्शन शो ना करके कोई और एक्शन शो करते हैं, इसे हम बोलते हैं एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट और नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। It bind reversibly and compete for the same binding site. Their effect can be reversed by addition of higher concentration of agonist. जो हमारे कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होते हैं वो सेम साइट के लिए कॉम्पीट करते हैं विद एगोनिस्ट। जैसे हमारे यहाँ पे मान लो ये एगोनिस्ट है और ये एंटागोनिस्ट है, तो ये इस साइड के लिए दोनों आपस में कंपटीशन करेंगे, कम्पीट करेंगे, और जो एंटागोनिस्ट है वो उसकी ज्यादा एबिलिटी होती है और वो इससे पहले आगे यहाँ पे बाइंड कर जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो एगोनिस्ट की वजह से जो रिस्पॉन्स शो होना चाहिए था वो नहीं होगा, और हमारा जो एंटागोनिस्ट की वजह से रिस्पॉन्स होता है वो हमारा शो होएगा, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो एंटागोनिस्ट है जो वो कॉम्पिटिटिवली मतलब सेम साइड के लिए कंपटीशन कर रहा है, कम्पीट कर रहा है हमारे एगोनिस्ट के साथ, तो इसलिए हम बोलेंगे इसको कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। देयर इफेक्ट कैन बी रिवर्स्ड बाय एडिशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ एगोनिस्ट। इसका जो इफेक्ट है उसको हम मतलब इसको हटा सकते हैं इस साइड से, अगर हम उसमें क्या करते हैं जो हमारा एगोनिस्ट है उसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दें, तो हम एगोनिस्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करके इसको इस साइड से हटा सकते हैं और हमें जो रिस्पॉन्स चाहिए वो हम शो कर सकते हैं, तो इसलिए इसे बोला जाता है रिवर्सिबल। इट बाइंड रिवर्सिबली, क्योंकि इसे हम चेंज कर सकते हैं, हटा सकते हैं इस जगह से, इसलिए हम इसे रिवर्सिबली बोलते हैं। इसके एग्जांपल हो गया हमारा एगोनिस्ट आइसोप्रोटेरेनोल है जो कि एगोनिस्ट है, और जो प्रोप्रेनोल है वो एंटागोनिस्ट है। ये दोनों आपस में कम्पीट करते हैं सेम रिसेप्टर साइट पे बाइंड होने के लिए, जो कि है बीटा एड्रेनो रिसेप्टर। तो ये इसका एग्जांपल हो गया कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट का। अब हमारी लास्ट डेफिनेशन है नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। बाइंड इरिवर्सिबली टू द सेम साइट as the agonist or bind to a different site which reduces the binding of the agonist by an allosteric mechanism। इसमें हमारा क्या होता है, या तो ये irreversibly बाइंड हो जाएगा, मतलब अगर इस साइड पे बाइंड हो गए तो हम इसे हटा नहीं सकते हैं, उसकी जो कंसेंट्रेशन है उसको इंक्रीज करके एगोनिस्ट की, इसको हम यहाँ से हटा नहीं सकते, तो इसलिए irreversibly बाइंड हो जाता है। या फिर क्या होता है कि ये इसके उस रिसेप्टर पे किसी भी और साइड पे, जैसे यहाँ पे बाइंड हो गया, इस साइड पे ये बाइंड हो गया एंटागोनिस्ट हमारा, और यहाँ पे हमारा एगोनिस्ट बाइंड है, ये एगोनिस्ट बाइंड है हमारा, तो क्या होएगा इसका जो एक्शन है वो कम हो जाएगा, जो कि एक्शन हमें पहले शो होता अगर यहाँ पे एंटागोनिस्ट बाइंड ना होता। तो ये हम इसे बोलते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव, तो इसे हम बोलते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, बिकॉज ये सेम साइड के लिए कॉम्पीट नहीं कर रहा है, इसने अपनी अलग ही साइड बना ली है, बाइंड अलग ही साइड पे बाइंड कर गया उस रिसेप्टर पे, और जिसकी वजह से इसने एक्टिविटी है जो एगोनिस्ट की उसको अल्टर कर दिया है, तो इसे हम बोलेंगे नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। और इसके एग्जाम्पल हमारे फिनोक्सीबेंजामाइन इज बाइंड इरिवर्सिबली विद कोवलेंट बॉन्ड्स टू अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के साथ ये इरिवर्सिबली बाइंड हो जाता है फिनोक्सीबेंजामीन। दिस रिड्यूसेस द फ्रैक्शन ऑफ अवेलेबल रिसेप्टर्स एंड रिड्यूसेस द मैक्सिमम इफेक्ट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द एगोनिस्ट। इसकी वजह से हमारा क्या होता है, जो फ्रैक्शन ऑफ रिसेप्टर अवेलेबल था एगोनिस्ट के लिए वो कम हो जाता है, और इसकी वजह से जो ये मैक्सिमम एक्टिविटी शो कर सकता था वो इफेक्ट शो नहीं कर पाता है, और इसकी जो एक्टिविटी है वो अल्टर हो जाती है, और इसे हम बोलते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, बिकॉज इसने कॉम्पीट नहीं किया सेम साइट के लिए। तो यहाँ पे हमारी सारी डेफिनेशन खत्म होती है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारी वीडियोस में कोई भी कमी लगती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना, ताकि हम उन कमियों को पूरा कर सकें। सो गाइज प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।